पांचवा मनुष्य कौन है भैया ये? अच्छा, रूहुल फीजा। बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दुआएं बहुत दुआएं हैं आप जैसे बच्चों की। अच्छे हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजे ले रहे हैं। चलो। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। ये पांचवा कौन गायब हो गया बाब? जैद, अगर आज तुमने बोला ना कि सर तुम्हारी कनेक्टिविटी वैसी है बेकार, यो वो इस तरह करके बोल रहा, तो देख लिया, बस ध्यान रखिए। जिसकी कनेक्टिविटी कमजोर चल रही है भैया, मेरी तरफ से नेटवर्क फुल है, जिसकी कनेक्टिविटी कमजोर चल रही है वो हेडफोन लगाकर छत पे बैठ जाओ। और आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री की क्लास में आपको क्या लेकर के चलना है? आपको अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना है, प्लस अपने नोट्स, जो आपको शॉर्ट नोट्स मैंने दे रखे थे वो आपको लेकर के बैठने भैया। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ ही रही होगी। अब क्या पूछूं रोज की तरह से? ठीक है, तो अपने पास में नोट्स बना करके रखें, मतलब जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे उनको लेके बैठे साथ में, और उसके अलावा एक कॉपी पेंसिल भी साथ लेकर के बैठनी है। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। चलो भैया, तो अभी हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट सबमिट किया था उसमें परफॉर्मेंस सबका बहुत बढ़िया था, छोड़ के जैद को। जैद, तेरे परफॉर्मेंस में, और खास करके मैंने ये SN1 SN2 के डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको दोबारा दिया था, उसके बावजूद काफी बच्चों ने गड़बड़ कर रखी भैया इसमें। अरे ऐसे तो काम नहीं चलता, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 1 में आपको बता दूं मैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। SN1 SN2 से 100% क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो ये दो जगह से जो क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया है, 2020 में, 2019 में, 2018 में, और 17 16 15 लगातार 5 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है SN1 और SN2 के बारे में, और उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। समझ में आई बात? एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दोनों से हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। इसीलिए ये दोनों पोर्शन अपने क्या रखें, बहुत बढ़िया करके तैयार रखो। समझ में आई बात आपके? क्लियर है? बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला आज का जो हमारा चैप्टर है भैया, उसका नाम है पी ब्लॉक। चलो बच्चों, शुरू करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक, छोटा पी ब्लॉक, बड़ा पी ब्लॉक, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है आपका। ठीक है, और इसके अंदर ग्रुप नंबर 15 16 17 18 आपके ये ग्रुप है। इसी वीक के अंदर आपके तीनों ग्रुप पूरे कर दूंगा मैं, ठीक है। आज ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्लास में, वीक में हमारी 3 क्लास चल रही है ना केमिस्ट्री की, उससे नेक्स्ट में हमारा क्या नाम लेगा ना, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 सेम डे हो जाएगा। छोटे ही है दोनों ग्रुप, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ा टाइम लगेगा ग्रुप नंबर 15 में, उसके अलावा किसी और चीज में कोई टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी डिले के। चलो बच्चों, तो ग्रुप नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे हैं भैया। पी ब्लॉक चैप्टर में हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 15 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है। अरे क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फैमिली। मैंने कल भी बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो चीज बोलूँ क्या बोलते हैं, आपको रेस्पॉन्स देना है अपने आसपास, इरेस्पेक्टिव ऑफ दुनिया सोच रही है ना कि पागल है, सोचने दो उनको, तो यही काम है, अपने काम से काम रखो, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, या इसे क्या बोलते हैं, निकोजन्स भी बोला जाता है। समझ में आई बात आपके? तो ये क्या होती है, नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले होता है हमारा नाइट्रोजन, उसके अलावा फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। समझ में आई बात? ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में, और ये सिक्स पीरियड में। समझ में आई बात? ये आपको पीरियड नंबर भी याद होने चाहिए। कौन से ग्रुप का मेंबर होता है ग्रुप नंबर 15, और पीरियड नंबर 2 से लेकर 6 तक आपके क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ये नाइट्रोजन होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जिसमें नाइट्रोजन क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन आपका गैस होता है। बाकी रिमेनिंग चारों के चारों मेटल, चारों के चारों एलिमेंट कैसे होते हैं आपके, ये सॉलिड होते हैं। क्लियर है? ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन इज द ओनली गैसेस एटम, रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है वे सब के सब किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में देखने मिलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी चीज हमें जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं भैया, ये दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल्स होते हैं। जबकि रिमेनिंग आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों के दोनों आपके मेटलॉइड्स होते हैं। जबकि आपका जो बिस्मथ होता है वो आपका एक टिपिकल मेटल या प्योर मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो मेटल की स्पेलिंग MATLS, ठीक है।
TALS जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपके सामने, ये है आपके सामने ग्रुप नंबर 15 का याद करने का तरीका देख लीजिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ को अगर हमें याद करना है, सिंपल सा फंडा है, क्या देखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। आई रिपीट, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। रिपीट कीजिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ भैया, ऐसा मत हो कि ट्रिक याद रह जाए लेकिन तुम्हें यही ना पता हो कि किस चीज की है। ट्रिक का मतलब चीजों को भूलना नहीं है, चीजों को याद करने के लिए ट्रिक यूज नहीं की जाती। चीजों को आप याद करिए, ये चीज रटने वाली है, इसमें नाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये याद रखने के बाद में आप नाम ना भूल जाए, उसी सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक से एलिमेंट याद नहीं होते हैं, समझ में आई बात। और एलिमेंट के नाम, एलिमेंट के सिंबल आपको पता होने चाहिए, समझ में आ गई बात। ये छठा बच्चा कौन आया है भैया? हुसैन। हुसैन कल था क्या? तो कल बायो की क्लास में तो नहीं था हुसैन तो? हुसैन भैया जवाब दीजिएगा, कल आप बायो की क्लास में नहीं थे जहां तक मेरे ध्यान है। हाँ, तो कल की क्लास में नहीं था हुसैन। कल की क्लास में क्यों नहीं था भाई? हुसैन। हुसैन, ये तो जानबूझ के सुना कर रहा तू, ये तो सुन ही नहीं रहा। अबे कल की क्लास में क्यों नहीं था? नेट ना चल रहा था? अच्छा, नेट नहीं चल रहा था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया बहाना। ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप क्या बोल सकते हैं? ऑफलाइन क्लास में जो, जैसे रुआवजा दीदी है बेचारी, टेस्ट वाले दिन छुट्टी मारती थी और कहती थी सर घर पे कोई छोड़ने वाला नहीं है। है ना, ऐसे ही है, ठीक है। बाकी के जो बालक, जो मनुष्य, ये जो नालायक थे, बाकी के ये कुछ ना कुछ बहाना मार देते थे। ऑनलाइन का तो एक ही बहाना है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ही बहाना लेके बैठ जाओ कि नेट नहीं चल रहा था। समझ में आई बात आपके? जबकि बेटा तेरे घर में 5-6 सिम मौजूद अभी राइट नाउ अभी अवेलेबल हैं, उसके बावजूद तुम्हारा नेट नहीं चल रहा था। वेरी गुड पर्सन, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसीलिए आपको भारत रत्न की सिफारिश की जाएगी आपके लिए भारत सरकार से, ठीक है। चलो अच्छी बात है, खैर आया करो यार, अपना लापरवाही आलकस दिखा के कोई फायदा नहीं है। चलो भैया, तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। ये एलिमेंट के नाम याद रखने आपके। नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, इसे बोलते हैं आर्सेनिक, ठीक है। इसे बोलते हैं एंटीमनी, और ये होता है बिस्मत। आपके नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इतनी बार मैंने नाम और ट्रिक बोल दिया तो आपके याद हो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन इज द ओनली गैसेस एटम रिमेनिंग, क्या होते हैं, रिमेनिंग सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं। रिमेनिंग कैसे होते हैं आपके? आपके रिमेनिंग ये टू, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स है, जबकि बिस्मथ कैसा होता है आपका? मेटल्स होता है। समझ में आया बात आपके यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सभी इस ग्रुप की, ग्रुप नंबर 15 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोर्ड उधर से पूरा दिख रहा है क्या? हाँ, पूरा दिखाई पड़ रहा, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? वो होती है NH2 और NP3, वेयर N इज इक्वल टू क्या होता है? पीरियड नंबर। ये तो आपको याद रखना है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि N इज इक्वल टू क्या होता है, तो N इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात? क्या होता है भैया जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पीरियड के बारे में बताता है कि किस पीरियड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो एन की वैल्यू, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2s2 2p3 लिखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर फॉस्फोरस आपके थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, तो फॉस्फोरस के लिए क्या लिखूंगा? 3s2 3p3। ये फोर्थ पीरियड है तो 4s2 और 4p3। फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ 5s2 और 5p3। ये 6s2 और 6p3। ये आपके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आई बात आपके? तो ये आपके क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके इसका। समझ में आई बात? और आपके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसमें जो आपके p ऑर्बिटल है, ये ऑलमोस्ट क्या होता है? ये आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देखने मिलता है। समझ में आ गई बात आपके? तो इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन को, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? अच्छा प्यारे बच्चों, सुनते खुश ना होकर तुम नलायक हो एक नंबर के, ठीक है। हाँ,
वो ऐसे फ्लो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP3 वेयर n इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पीरियड नंबर के बारे में भी बताता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ को, ठीक है भैया। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे एक एक करके प्रॉपर्टी को देख करके चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आती है वो आती है आपके एटॉमिक साइज के बारे में। समझ में आई बात, क्या होती है एटॉमिक साइज के बारे में। देखो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो नंबर ऑफ शेल लगातार इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम क्या होता है, टी एरो बी का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम आपके साइज क्या होता है, लगातार क्या होता है, साइज यहाँ पर इंक्रीज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कंबाइंड फॉर्म में दो एटम जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो जो बॉन्ड के बीच में होते हैं वे बॉन्ड क्या होते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। उस बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे आपको। अब उन इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी ओर खींच सकता है, बॉन्डेड स्टेट में। आई रिपीट, बॉन्डेड स्टेट की कहानी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो कहानी होती है वो बॉन्डेड स्टेट की कहानी होती है। तो अगर ये एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आई बात, अदर एलिमेंट के मुकाबले में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, कि कंबाइंड स्टेट में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। भाई ध्यान दीजिएगा, आपके क्या है, ये एक एलिमेंट ए है और इसने बॉन्ड बनाया बी के साथ में। अब ये बॉन्ड के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस ए ने कंट्रीब्यूट करा, एक इलेक्ट्रॉन इस बी ने कंट्रीब्यूट करा। अब इनमें जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने वाले को तो अपनी ओर खींचेगा ही, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मान लो कि बी इज मोर ताकतवर देन ए, तो बी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये बी की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब दिखाई पड़ती है, ये दिखाई पड़ती है कंबाइंड फॉर्म में। इंडिविजुअल फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइंड फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है। समझ में आई बात आपके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अगर मैं ऊपर से नीचे बताऊं तो साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की ताकत, न्यूक्लियस का चार्ज कम होने लगता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आने में क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये किससे रिलेट होता है, आपके साइज के। चूंकि ऊपर से नीचे आने में साइज की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड फैक्टर, थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है, जिसको मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। समझ में आए बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब सवाल ये आता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। ठीक है, चलो भैया ये यहां तक मिटा दूं, मिटा दूं। किसी को नोट तो नहीं करना, पर नोट तो सभी के पास में होंगे, क्या नोट करने की जरूरत है। कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। चलो बच्चों, अगली प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको कब पर डिपेंड करेगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे आने पर क्लोजली पैकिंग बढ़ती चली जाती है, इसीलिए ऊपर से नीचे आने तक लगातार मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होते देखते मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आर्सेनिक, वो एंटीमनी और बिस्मिथ का जो साइज है वो लगभग बराबर होता है। समझ में आई बात। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया, ऊपर से नीचे आने तक लगातार साइज इंक्रीज होता रहता है, लेकिन यहाँ पर आर्सेनिक और बिस्मिथ का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, NH2 NP3 वाली। समझ में आई बात। अब ये जो अंदर वाली पेयर है, ये जो अंदर वाली पेयर है, ये क्या कर रही है, ये एक तरह से इसका, ये किसी तरह से इसे शील्ड नहीं कर पा रही। मेरे आप इसे आमतौर पर ऐसे समझिएगा कि भैया मैं यहाँ से क्या छोड़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लाइट का सोर्स, मैं ये मिटा देता हूँ समझाने के पर्पज से आपको। ठीक है, ये वाली फालतू की चीजें जो हो चुकी है उसको मैं मिटा देता हूँ, हम समझे। देखो मैंने मेल्टिंग पॉइंट ही मिटा दिया, तो सारा तो ऐसे ही सॉन्ग है, कुछ को कुछ करते चले जाओ। चलो देखो, ये मान के चलिएगा मेरा क्या है, यहाँ से लाइट का सोर्स है ये मैंने लाइट का सोर्स यहाँ से डाला, और ये मेरा क्या है, फिलहाल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या जा रही है, लाइट जा रही है। तो अगर इस बीच में मैंने यहाँ पर कुछ लाकर खड़ा कर दिया, इससे पहले यहाँ पर कुछ लाकर खड़ा कर दिया, तो ये लाइट, इसकी लाइट रोकेगा नहीं रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। सेम कहानी किसकी है, ये क्या है, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन MP3 है, ये क्या है तुम्हारा NH2 है। तो ये NH2 क्या होता है, ये
NH2 लास्ट में साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से ये लाइट का सोर्स इस चीज को ओवरकम करके, यानी इसके होने या ना होने से लाइट के सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लाइट का सोर्स लगातार NP3 पर यानी लास्ट वाली बाउंड्री पर जाकर पड़ रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझने के लिए समझो। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड में आपके क्या इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं? आपके छठे पीरियड में, सिक्स पीरियड में ध्यान दीजिएगा। देखो आर्सेनिक तक लगातार साइज इसका बढ़ रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। यहाँ पर बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सिक्स पीरियड में यहाँ पर लैंथोनोइड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लैंथोनोइड्स या एफ ब्लॉक आ जाते हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। और उनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाली पेयर इनर्ट इफेक्ट, इनर्टनेस शो करती है। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट छठे पीरियड में बजाय न्यूक्लियर चार्ज लगातार घटने के, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और साइज को वो बजाय बढ़ने के श्रिंक कर देता है। और श्रिंक करके लगभग इसके एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप थोड़ा सा ये कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, क्या ये वाला फंडा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला आपकी समझ में आ गया नहीं आ गया? कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? देखो एग्जाम में इसका वो नहीं पूछेगा, एग्जाम में रीजन पूछेगा तो रीजन सीधा सीधा लिखा जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन है कृपया करके मुझे बताएं कि क्या आप लोगों की समझ में ये वाली कहानी आ गई है या नहीं आ गई। अच्छा बोर्ड तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है आप सबको? बोर्ड, बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं, बोर्ड क्लियर है क्या? मुझे डाउट हो रहा है कि बोर्ड हमारा शायद क्लियर ना आ रहा हो। ये यस सर किस चीज का है? समझ में आने वाला या बोर्ड क्लियर वाला? यस सर, तो लगभग सबकी समझ में भी आ गया। बोर्ड वाला समझ में नहीं आया तेरे तोपची? तो फिर नुकू करा बोर्ड वाला। अबे नु कह देता नुका जी दोनों का है। कमाल की बात है करते हो पांडे जी हैं। और डायलॉग नहीं सुना तुमने सलमान खान का नई मूवी का? ब्लेडर की जगह फेफड़ा, लीवर की जगह गुर्दा। ऐसा ही हो जाएगा बेटा काम, ध्यान रखिए। हाँ, बायोलॉजी क्या है कि दिस इज बियॉन्ड बायोलॉजी, है ना? चलो खैर, वेरी गुड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके यहां तक समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। चलो अब आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्या था? हमारा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जो आपका आर्सेनिक और बिस्मथ है, ठीक है, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ है, मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका लगभग क्या है? दोनों का बराबर है। कारण है इनके फोर्स की वजह से। इनकी फोर्स लगभग एक जैसी होती है, साइज लगभग एक जैसा होता है, तो प्रॉपर्टीज भी लगभग एक जैसी, सिमिलर सी देखने मिलते हैं। हालांकि बिस्मथ एक मेटल होता है और आपके जो एंटीमनी होता है, एसबी जो होता है, वो क्या होता है आपका? वो एक मेटेलॉइड होता है। उसके बावजूद मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इन दोनों का लगभग सिमिलर देखने मिलता है। और इसीलिए मैंने आपको लिख भी रखा, या ये मान लो कि सिमिलर, ये मतलब डिग्री टेक्निकली लगभग सिमिलर है, लेकिन बिस्मथ का डिक्रीज हो जाता है। किससे? एंटीमनी से डिक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात आपके? तो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। लेकिन केवल और केवल कहाँ तक? एंटीमनी, आर्सेनिक लिख रखा है मैंने यहाँ पर, एंटीमनी तक लिख लेने से। एसबी तक इंक्रीज होता है, उसके बाद में क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि एसबी और बिस्मथ का साइज लगभग बराबर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। खैर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर साइज क्या हुआ आपका? ये देखने मिला। चलो अब अगली प्रॉपर्टी चलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज के बारे में। अच्छा, ऑक्सीडेशन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो, लेकिन या तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर डोनेट करेगा तो +5 की कंफिग्रेशन आएगी यहाँ पर, या फिर ये NP3 से NP6, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 की कमी है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज आती है वो आती है -3 टू +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम क्या होती है आपके? +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने मिलती है आपके? स्टेबल देखने मिलती है। समझ में आ गई बात आपके? और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों होते हैं? देखो +5 मतलब डोनेट कर सकता है, लेकिन स्टेबल कौन सी है? +3। जैसे जैसा ऊपर से नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करता है। इसलिए +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होती है? लगभग स्टेबल देखने मिलती है। और इसका जो कारण है ना, वो है आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा वो बता गया, थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। गड़बड़ ये कि पहले वाला जो था वो था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
समझ में आ गई बात। ये जो कहानी थी ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वही होता है जो मैंने आपको समझाया है, समझ में आई बात। लेकिन लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन आपका यही होता है। यहाँ पर क्या है, जो एफ इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होते हैं उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो भी यही है कि एफ इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाते लास्ट ऑर्बिटल को, इसीलिए ये देखने मिलता है। समझ में आई बात। तो दोनों चीजें लगभग सेम है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम NH2 अंदर वाली पेयर की बात करते हैं, और लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन में हम एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है या एफ ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, बाकी दोनों चीजें सेम होती है। तो ये क्या होता है आपका -3 से +5 के दौरान यहाँ पर इनर्ट सॉरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पर +3 देखने मिलती है, और ये -3 से +5 क्या होती है बच्चों, ये रेंज होती है। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और पहला जो सबसे एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन वो उठा सकता है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है। देखो नाइट्रोजन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है, और उसके बावजूद ये क्या करता है, ये कई सारे ऐसे बिहेवियर शो करता है जो बाकी ग्रुप के मेंबर नहीं करते। समझ में आ गई बात। नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से, कि मैंने आपको बताया था कि फोन कॉल एक ट्रिक होती है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन सबसे कम, और क्लोरीन के लगभग बराबर है, लेकिन उसे हम मानते नहीं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम। ये बातें आपको क्या रखनी है बच्चा, याद रखनी है। क्लियर है भाई। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन बनता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। देखो ये है नाइट्रोजन और ये है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में कंपेयर करते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, फॉस्फोरस के साथ में। नाइट्रोजन जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो क्या होती है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म होती है, N2 की फॉर्म दिखाई पड़ती है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। समझ में आई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, फॉस्फोरस कौन से का, थर्ड पीरियड का। तो तीन बॉन्ड जब बन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी तीन बॉन्ड होते हैं तो एक बॉन्ड सिग्मा और दो बॉन्ड पाई। सर बीच वाला सिग्मा दो ऊपर वाले कैसे करके लिख लो, ऊपर का सिग्मा नीचे का दोनों पाई लिख लो, सबसे नीचे का सिग्मा ऊपर के दो पाई लिख लो, तो मैंने लिख दिया कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। अच्छा नाइट्रोजन की जो खाली कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3। इसका मतलब ये वाला तो ऑर्बिटल पूरा है, तो ये वाला इसका ऑर्बिटल कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो जो बॉन्ड बना है, तीन बॉन्ड बने हैं, वे इन दोनों के आपस के बीच में बने। तो आपके जो पाई बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड कौन सा बना है भैया, वो पाई बॉन्ड बना है 2p पाई और 2p पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि 2p ऑर्बिटल ने दोनों ही नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है पाई बॉन्ड को बनाने में, इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, 2p पाई बॉन्ड होता है। और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पाई बॉन्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड आपको यही देखने मिलता है। समझ में आई बात। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है N ट्रिपल बॉन्ड N की तरह क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। आंसर सिंपल सा है, क्योंकि वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, और पी पाई भी कौन सा, टू पी पाई बॉन्ड बनाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अब सवाल ये उठता है कि जी फॉस्फोरस क्या पी ट्रिपल बॉन्ड पी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या, देख लेते हैं। क्या फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन अगर ये थर्ड पीरियड में है तो इसे हम 3s2 और 3p3 बोलेंगे क्या, क्या ये वाला फॉस्फोरस भी 3s2 और 3p3 होगा। क्या पाई बॉन्ड इस पी के और इस पी के बीच में बनेगा, नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर भी एक सिग्मा और दो पाई अगर बनता तो ऐसे होते कि नहीं होते। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के केस में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है 3p पाई बॉन्ड, यानी जो पाई बॉन्ड बना है वो p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के बीच में बना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3p पाई जो होता है वो लीस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, लीस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, लीस्ट स्टेबल पाई बॉन्ड होता है, जो कि स्टेबल रहता ही नहीं है। इसीलिए फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन की तरह पर क्या नहीं करता, आपके ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में नहीं मिलता। नाइट्रोजन इकलौता ऐसा है जो मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। रिमेनिंग जितने भी है वे सब के सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। रिमेनिंग अगर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वे क्या बनाएंगे, या तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे या फिर डी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाएंगे। सर इसका मतलब क्या है, अरे भैया या तो पाई बॉन्ड बनाने में पी ऑर्बिटल का एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे वाले का डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, या पाई बॉन्ड बनाने में एक का डी ऑर्बिटल और दूसरे वाला भी अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। इतना ही समझिए। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन यही
घुमा के कैसे पूछता है कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये करता है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वाई। तो आंसर देना है कि भैया जब भी नाइट्रोजन के डायटोमिक फॉर्म की बात आएगी, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात आएगी या पाई बॉन्ड बनाने के बारे में बात आएगी, तीनों का एक ही आंसर होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 2p पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जबकि फास्फोरस जो है आपका वो 3p पाई बॉन्ड बनाएगा, अगर पाई बॉन्ड बनाएगा, जो कि क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, वे पी पाई या डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अरे ज्यादा टिपिकल तो नहीं हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे, क्या ज्यादा टिपिकल हुआ? क्या समझ में तो आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि हाँ, ये तुम्हारी बकवास जो हो रही है उसे हम समझ गए हैं मास्टर, आगे बढ़ो। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट यार, कमेंट करा करो एकदम से, जब तुम्हारे से कोई पूछा करो। देखो शक्ल तो तुम्हारी दिखने से रही मुझे, ठीक है? अब मैं बोल लो जम्मा तुम सस्ता हो गए, हाँ चल ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, चिपट गया मास्टर तुम्हारे हैं, ये तो भूत की तरह चिपट गया, हट ही नहीं रहा है, चैन से जीने नहीं देगा। पड़ोसी पड़ोसी तुम देख रहे हो मुझे, कभी ना सोचो चल चला के दिखे इसका दिमाग यहाँ से लॉकडाउन में, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, चलो तो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो किस फॉर्म में करेगा जी? सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में भी P4 का स्ट्रक्चर है। मैं मिटा दे रहा हूँ, वेयर इज माई डस्टर। हे डस्टर, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ यार, मुझे बहुत दिन हो गया अपने लठ का आह्वान किए हुए। जो मेरा लठ है ना, लठ, समझ रहे हो ना, डंडा, मुझे उसका आह्वान करने का बड़ा मन हो रहा है, ठीक है? पर अफसोस की बात यह है कि आह्वान तो हो जाएगा, तो उस पर प्रयोग करेगा कौन? उसका प्रयोग मैं करूं किस पर? खैर, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरह से। अब क्या करूं? ले, समझ में आई बात? ये क्या है? ये तुम्हारा फास्फोरस है, ध्यान देखो। और फास्फोरस ने तीन तीन बॉन्ड बना रखे हैं। इस वाले ने भी 1 2 3, इस वाले ने भी 1 2 3। बुड्ढे की मशीन, बुड्ढा गया जेल में, हम बैठे रेल में है। ये वाला भी 1 2 3 और ये वाला भी 1 2 3। ठीक है भैया, गाना नहीं गा रहा मैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन गिन। क्या हो गया सर तुम्हें? चलो गए। तो ये फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस में ज्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड की किसी होती है? फास्फोरस की होती है। इसका कारण पूछा जाता है, वाहे। आई बात समझ में? और मैंने ये पॉइंट मार्क भी कर रखा, अगर आप अपने नोट्स उठा करके देखो, मैंने शायद रेड मार्क कर रखे या करवा रखे, मैंने तुम्हें बता भी दिए थे। समझ में आ गई बात आपके? क्लियर है? तो ये क्या है आपके कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो इसका जस्टिफिकेशन समझते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3 ऐसे लिखेंगे। फास्फोरस का कैसे लिखोगे? 3s2 3p3। इसका क्या होता है? 15 होता है। चलो, तो थर्ड ऑर्बिटल में, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर करके। मैं इस चीज को कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से कम स्टेबल है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। वो क्यों? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी नाइट्रोजन के? 5। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये एक नाइट्रोजन का साइज है, ये बना दिया मैंने। ये दूसरे नाइट्रोजन का साइज हो गया, साइज छोटा है तो इतना बड़ा, ये तो मैंने बहुत बड़ा बॉन्ड करके दिखा दिया। समझ में आई बात? ये सेकंड ऑर्बिटल का है। यहाँ पर क्या होगा? इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो भैया जी नाइट्रोजन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब बड़े गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के बारे में बात चल रही। उसके अलावा अब ध्यान दीजिएगा, अब नाइट्रोजन के पास में क्या बचते हैं? अब नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। भाई इस एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का होगा, एक इसका होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसे मिटा दो। एक नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 5 में से एक तो उसने यहाँ कर लिया। अब 2 कहाँ होंगे? 2 होंगे लोन पेयर के रूप में भैया जी। ये देखिएगा, एक लोन पेयर, ये भैया जी दूसरी लोन पेयर, ये भैया जी तीसरी लोन पेयर, ये भैया जी चौथी लोन पेयर। कभी कभी तो डायग्राम बड़ा खूबसूरत बना देता हूँ मैं अपने जैसा, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो ये क्या है? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच की कहानी है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का साइज थोड़ा सा इससे क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसकी एटॉमिक रेडियस भी बड़ी होगी। अब ये फास्फोरस, ये भी फास्फोरस, ये भी इसने बॉन्ड बनाया, ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है?
अब ये लोन पेयर भी तो थोड़ा सा ऑर्बिटल बड़ा करके दिखाएंगे ना। ये क्या है, ये लो, एक इसकी ये लो ऑर्बिटल, और ये क्या है, हम्म, 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 चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन क्यों नहीं, अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में रहेगा तो साइज छोटा होने की वजह से इसके पास में जो लोन पेयर होती है उनमें मैक्सिमम रिपल्शन देखने मिलता है। आई बात समझ में? ये वाली लोन पेयर इसे भी रिपेल करेगी, ये वाली इसे रिपेल करेगी, उसके वाला ये वाली इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी, ये वाली, मतलब सारे आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ मर के कट जाए, लड़ मर के लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे और क्या हो जाएंगे, सब में सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है। बड़े फास्फोरस के साइज पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाइट्रोजन की तुलना में काफी कम होता है, और जितनी ज्यादा इनमें तान तिसरा होता है ना, जिस घर में सास बहू होती है, सास बहू पे ताने मार रही, बहू सास पे ताने मार रही, रोज लड़ाई बजती रहे। अब जिसमें सास बहू को कोई मतलब नहीं, घर ज्यादा बड़ा है, सास नीचे रहे बहू छत पे रहे, या बहू छत नीचे रहे सास ऊपर है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे भी रहती है। तो जब इंटरेक्शन उनका कम से कम होता है तो भैया क्या, अब आप बोलो उनको सर ऐसे सास बहू वाले तन्ने के झगड़े क्यों देते हो, अरे चलते हैं, ठीक है। तो जब घर बड़ा है तो प्रॉब्लम झगड़ा होने के चांसेस उनके कम है, रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो मतलब उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, वे आसानी से सुकून से जी लेंगे। लेकिन जिसका घर छोटा है, मेंबर ज्यादा है, ठीक है, रोज सास बहू आमने सामने हुए, बहू सास को लगा कहने लगा तो बहू ने गिलास नहीं उठा के दे रहा यहाँ से है, बहू के आगे क्या कहना, सास ने मेरा जीना आराम कर दिया, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है गलत है वो तो भैया अच्छी तरीके से जाने। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फास्फोरस के और नाइट्रोजन के बारे में। फास्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसीलिए नाइट्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। हेंस आपके फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस क्या होता है, स्टेबल होता है, जबकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन स्टेबल नहीं होता है। तो ये बात आपकी क्या रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है बच्चों। और यहाँ पर इसके अलावा क्या कोई और प्रॉपर्टी रह गई बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भैया जी, समाप्त होती है। तो अब हमने क्या पढ़ा, ग्रुप नंबर 15 के जो नाइट्रोजन फैमिली थी निकोजन थे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अच्छा मुझे बताओ क्लास कितनी देर की हो गई हमारी चलते चलते, लगभग ड्यूरेशन कितना हो गया हमारी क्लास को। अब यार एक तो इस मेरे ऐप में जो दिक्कत है कि इसमें वो टाइम नहीं दिखाता जब मैं पढ़ाऊँ, नहीं दिखाता कि कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, नहीं दिखाता कितने मिनट लेक्चर लिए हो गए। चलो खैर, अबे कितना टाइम हो गया लगभग, कोई तो बता दो। अबे जी फंसे तो तुम आज, आज नहीं बताने का। 35 मिनट पूरे, चौका टाइम हो गया। चलो खैर, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, बता रही है 35 मिनट और का बिल्कुल ही जान ले लो थारी। तुम्हारी क्या हाल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फिर बुखार शुरू हो गया यार, आज फिर बुखार हो गया मुझे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, हल्का सा ही फीवर है, आपकी बददुआ से, ओ सॉरी आपकी दुआ से, ज्यादा नहीं है, हल्का सा ही फीवर है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी क्लास में से नहीं होगी, मैं खाते एकदम फिट फॉर एकदम तगड़े वाली दवाई ले लूंगा, ऐसे बिल्कुल घोड़ा बना देगी जो मुझे, क्योंकि जी हम मास्टर सब इंसान से पढ़ना चाह रहे हैं, घोड़े से पढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसे ही आ रही होगी मन में बात तुम्हारे, चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो है, आप लोग जो है थोड़ा सा भैया अपना ख्याल रखें, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, अभी ना निकले क्या फायदा, घर से बाहर निकल के करेंगे क्या। चलो तो ये नोट्स आपके सामने आ गए, नोट्स बढ़िया करके पढ़ो। मैंने आज का मतलब देखो ऐसे ही पढ़ा रहा, मतलब जैसे मेन क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, कोई कहता है क्रैश कोर्स रिवीजन चल रहा हमारा, अरे टाइम बतेरा हमारे दौर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनऑर्गेनिक है वैसे भी, इसमें जीभ बाहर निकली पड़ी तुम्हारी। बाकी मजा तो फिजिकल में ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फिजिकल क्लास शुरू होने से पहले पहले सारी महामारी वगैरह खत्म हो जाए, क्योंकि उम्मीद है 15 मई 25 मई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 मई के आसपास इस चीजों को शांत होने की संभावना है, लेकिन एक संभावना है, ठीक है। अभी हमें भी नहीं पता कि क्या रोग बैठे, तो भैया घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। बुढ़ाने की स्थिति खराब हो चुकी है, बुढ़ाने में अब तक लगभग 5 लोगों की, 4 या 5 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घबरा नहीं रहा, डरा नहीं रहा, पैनिक नहीं कर रहा आप लोगों को, मेरा सिंपल सा फंडा यही है कि भैया आप अपना और अपने घर वालों का हेल्थ का ध्यान रखो। देखो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, जिन बच्चों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मेन क्लास ली है, रिविजन नहीं, जिन्होंने मेन क्लास ली है, तो उसमें मैंने आपको कोविड की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बात बताई थी, ठीक है। आप लोग दो चीज, एक काम जरूर करिएगा, जो नमक का पानी होता है, जो सलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस सलाइन सॉल्यूशन से सुबह के टाइम पे, अगर दिन में 2 बार कर पाए तो ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम पे अपनी नाक और गला दोनों जरूर साफ करें। नाक साफ करें अपनी उस नमक के पानी से, थोड़ा सा ल्यूक वाटर होना चाहिए, लगभग 10% की कॉन्सेंट्रेशन का, 100 ग्राम
पानी, अगर 100 ml पानी है तो लगभग 10 ग्राम क्या होना चाहिए उसमें, आप NaCl सोडियम क्लोराइड डालें तो सैलाइन कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या है नाक साफ करिएगा सुबह सवेरा उठते ही। उसके अलावा गले के गरारे करिएगा, गला साफ रखिएगा, नाक और गला साफ रखेंगे सैकड़ों बीमारियों से बच जाते हैं भैया जी आप। आयुर्वेद में तुमने देखा होगा ना पुराने टाइम के भैया जो बड़े बूढ़े होते हैं या सुबह उठते घर में खट उतर रखे अलग में आते करके हैं, अलग साफ वो क्या है भाई, क्या जी है, हलक साफ करते हैं ना, ठीक है, बहुत रुक्का मचा के रखते हैं पूरे मोहल्ले में, ठीक है, वो क्या है, वो उनका पुराना तरीका, बिल्कुल अच्छा तरीका था। नाक और गला साफ रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये बचा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग ये नमाज जो पढ़ रहे हैं आजकल, ये बड़ा तगड़ा आपके रिसर्च, बड़ा अच्छा वो है। मैं बता रहा हूँ आपको इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। जब आप वुजू करते हैं तो वुजू करते टाइम जो नाक का पानी है ना उसे ढंग से नाक के अंदर पहुंचाया करो, और जो कुल्ला करते हो आप मुंह में पानी लेके बाहर डाल दो तो थोड़ा ढंग से सफाई करा करो। आप अपना गला साफ कर रहे हैं, ठीक है। वुजू जो करी गई थी वो आपकी क्या करने के लिए की हुई थी शुरुआत, वैसे तो बताते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू होती है। अरे वुजू नमाज पढ़ने के साथ साथ भैया आपके जो साफ सफाई है उसके लिए रखी गई थी, ठीक है। अरेबियन कंट्रीज में रेती रेत होता था तो जम्स माइक्रोब से क्या करते थे आप, इंटरेक्शन होना ही बड़ा आम बात थी। तो इसलिए यहाँ तक हाथ धोना, पैर धोना, ठीक है, मुंह धोना, ठीक है, कुल्ला करना, इस तरह की चीजें, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हुआ करे थी इसलिए वुजू का यही तरीका बनाया गया। समझ में आया बात, साइंटिफिक वे के बारे में बात करता हूँ। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर खाओ, दवाई लो भैया, हल्दी वगैरह का दूध पियो, सिचुएशन बड़ी कंट्रोल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत गाइडलाइन तो हम भी दे देंगे, भले डॉक्टर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत गाइडलाइन हम भी दे देंगे। मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया था आपके, नहीं तुम्हारे ग्रुप में नहीं किया था मैंने। कुछ दवाई हैं जो हमारे कुछ हमारे टीचर हैं, हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर हैं इंडिया के, काफी अच्छे डॉक्टरों में से एक कैटेगरी उनकी आती है, कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लिस्ट दवाओं की जारी की है, वे लोग जो घर पे कोविड पेशेंट जिनके पास में है तो वो उनके लिए ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट हो सकता है। अपनी रेगुलर ऑक्सीजन चेक करें, घर वालों का स्पेशली खास तौर से ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों को वैक्सीन वगैरह लगवाएं, अपने बड़े बूढ़ों को भी, घर के अंदर जो आपके बुजुर्ग है जिनकी एज 45 ईयर से ज्यादा हो चुकी है। अब ये मत कहना ना 45 से ज्यादा वाला बुजुर्ग कैसा हो गया, ठीक है। 55 साल का सलमान खान, 64 साल का अनिल कपूर, ये तो बुजुर्ग नहीं हुए है जी। अबे नहीं हुए तो चल ठीक है ना, खैर, ठीक है। और उसके अलावा आपकी भी 1 मई से वैक्सीनेशन आ जाएगी, जिनकी एज 18 से ज्यादा की हो जाएगी वो 1 मई के बाद वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मैं भी कराऊंगा, आप भी कराएं, ठीक है, मैं भी करा के फोटो डालूंगा। चलो बच्चों, खैर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत देर हुई हमें बकवास करते करते, आप बोर भी हो गए होंगे, टेंशन नहीं लेना अपना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। कल आपकी बायो की क्लास चलेगी और बायो की क्लास में आपको आ जाना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चले भैया जा सकते हैं, जा सकते हैं, देखो वही वाला डायलॉग मारा ना मैंने क्लास वाले, जा सकते हैं। चलो भैया ग्रुप छोड़ छोड़ के निकलो फटाफट, चलो भैया पहुंचिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबसे बाद में जा।